बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज में हम कैप 7 कंपनी लॉ के ऊपर बात करेंगे। कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है, ये सिलेबस इसका जो है वो 5 मेन एरियाज के अंदर डिवाइडेड है। वो 5 मेन कैटेगरीज को आई कैप ने मार्क्स भी एलोकेट किए हुए हैं कि कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम मार्क्स टेस्ट किए जा सकते हैं किस सिलेबस एरिया में से। ये 5 एरियाज क्या है, ये लॉ क्या है, ये लॉ बनाए क्यों जाते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आ जाती है। इसके ऊपर अभी हम पहले बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 5 एरियाज क्या है एक्चुअली। इन पांचों एरियाज को मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स जो आपके पेपर में टेस्ट किए जाएंगे, ये टेंटेटिव ग्रेड्स होती हैं, इससे ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। जैसे ये फर्स्ट एरिया है इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स, इसके लिए कम से कम 15 और मैक्सिमम 20 मार्क्स टेस्ट किए जाएंगे एग्जाम के अंदर। आई कैप ने जो अपना स्टडी टेस्ट दिया है, उसमें चैप्टर्स असाइन कर दिए हुए हैं हर एरिया को। ये चैप्टर्स बाज टॉपिक्स के अंदर ओवरलैप भी करते हैं, यानी एक चैप्टर के अंदर एक से ज़्यादा एरिया भी थोड़ा बहुत कवर हुआ हुआ है। साथ में आईकेएफ ने कुछ टीचिंग आवर्स के लिए भी एक गाइडेंस दी है कि इन पांचों एरियाज को कम से कम कितने टीचिंग आवर्स दिए जाने चाहिए और मैक्सिमम कितने टीचिंग आवर्स दिए जाने चाहिए हैं। और जो आईकेएफ का स्टडी टेक्स्ट है, उसके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, और ये चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैंने सिलेबस में आपको दिखाई थी, बिल्कुल उसी तरह ही है। इससे पहले कि हम इन चैप्टर्स में क्या डिस्कस होगा, हम इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करें। उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली है क्या, कंपनी लॉ बनाए क्यों जाते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है ना। इसके लिए पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेसेस जब ग्रो करते हैं, व्हेन दे ग्रो इन साइज, तो तो फिर बिजनेस का बिहेवियर किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो फर्स्ट लेवल है, जो सबसे छोटे लेवल का बिजनेस है, वो आमतौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है कि आप खुद ही मालिक हो इस बिजनेस के, खुद ही करता धरता हो सारा काम काज, आप खुद ही चलाते हो। तो इट्स एक्चुअली अ सिंगल ऑनर। ये सबसे छोटे बिजनेस का, समझे कि ऑनरशिप स्ट्रक्चर होता है। जो सेकंड लेवल है किसी बिजनेस का, वो फिर ये है कि आप एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मिल जाते हैं, और इसको फिर हम बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप बिजनेसेस है। पार्टनरशिप बिजनेसेस में जो है मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। जब बिजनेस थोड़ा सा और ग्रो करेगा, तो हम अपने ये चांसेस हैं कि हम फर्स्ट से सेकंड लेवल के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, कि हम किसी पार्टनर को साथ में ला लें। ना इससे आगे अगर बिजनेस में ग्रो करना है, तो वो क्या होता है कि अगर आपके पास एक बिजनेस स्किल मौजूद है, लेकिन उसको रियलिटी बनाने के लिए बहुत हैवी फाइनेंसेस चाहिए। यू नीड हैवी फाइनेंस, यू नीड बिग मनी to make this business a reality. You need heavy finances. ये heavy finances आप कहाँ से हासिल करोगे? ये heavy finances डेफिनेटली प्राइमरी सोर्स आपके लिए क्या होगा कि आप किसी बैंक के पास चले जाएं। लेकिन बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? ये आता है पब्लिक के पास से। ठीक है, पब्लिक पैसा रखाती है इनके पास। क्यों रखाती है? ताकि इनको इसके ऊपर कुछ रिटर्न मिल सके, और बैंक इसी पैसे को फिर आगे लोन में दे देता है। ठीक है, लेट्स से ये पब्लिक को बैंक ने कहा कि हम आपको 10% का रिटर्न देंगे, और बैंक फिर अपनी कॉस्ट ऑफ बिजनेस इस 10% में ऐड करके जब आगे लोन देगा, तो डेफिनेटली लेट्स से वो 15% उसने अपनी कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऐड की, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, और आगे लोन देते हुए कहा जी कि मैं 15% का मार्कअप चार्ज करूंगा जिसको भी लोन दूंगा। तो बेसिकली बैंक जो है, जो अपनी आमदनी कमा रहा होता है, वो इस मार्कअप के दरमियान जो डिफरेंस है, वो बैंक की आमदनी होती है ना। इस बिजनेस को, ये जो अब हम थर्ड लेवल डिस्कस करने लगे हैं, थर्ड लेवल, इसमें अब अगर आप बैंक से लोन लेने चले जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 15%, जो हमने हाइपोथेटिकली यहाँ पे एज्यूम किया है, वो पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस इंटरमीडियरी को बाईपास कर दो और आप कहो कि जी मैं डायरेक्टली जाता हूँ किसके पास, पब्लिक के पास, और इससे पैसा ले लेता हूँ, so I get the money directly from the person who is having it,
तो ये हो सकता है कि आप दोनों, क्योंकि ये बंदा कितने रिटर्न के लिए बैंक को पैसा दे रहा था, 10% के, और आप इसको कहें जी कि मैं तुम्हें 12% रिटर्न दूंगा, तो ये जो बंदा है जिसके पास ये पैसा है, ये विल बी हैप्पी, दिस विल बी हैप्पी गाय कि हाँ ठीक है, मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। और साथ में जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, जो ये कारोबार करने जा रहा है, वो भी हैप्पी होगा, क्योंकि उसको अब 12% पे पैसा मिल रहा है, जो कि बैंक उसको 15% पे देने जा रहा था। सो दे बोथ हैव अ कंफर्ट लेवल कि इन इसको बचत ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट सेविंग हो रही है फाइनेंसेस के मद में। नाउ अब अगर ये ये जो जनरल पब्लिक है, दे आर मल्टीपल guys, multiple people, and they have small monies which combines in a pool, and this business gets big money to do the business. Now ये लोग पैसा क्यों दे देंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बिजनेस ऑफर कर रहा है, ये बंदा नोन हो अपने किसी स्किल के लिए या बिजनेस एस्पेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर बिल गेट्स ये कहे कि मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो क्या आप मुझे पैसा देंगे? तो पब्लिक विल से यस, हम जानते हैं आपने तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया। या एलॉन मस्क कहे कि जी मैं एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाऊंगा, तो क्या आप मुझे इसके लिए पैसा देंगे? तो पीपल विल से हाँ यस, यू आर नोन फॉर दिस, ठीक है। सो अब ये जो दो लोग हैं, जो बिजनेस बनाने जा रहा है और जो पैसा दे रहा है, ये दोनों एग्री तो कर रहे हैं इस चीज़ पे, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो बिजनेस ऑफर कर रहा है वो आपको धोखा दे और आपका पैसा खा जाए। तो इसका मतलब इन सब लोगों को जिन्होंने पैसा दिया था उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिजनेस कामयाब हो जाए तो ये इन लोगों के लिए भी अच्छा है, इट्स अ विन विन स्ट्रेटेजी। जिन्होंने पैसा दिया इनके लिए भी अच्छा, कारोबार के लिए भी अच्छा, और मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा। तो अब इस एस्पेक्ट को देखते हुए जो स्टेट है, जो रियासत है, वो अपना रोल प्ले करती है। वो कहती है ठीक है जी, एक तरफ इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है, और एक तरफ बिजनेसमैन है जो उस पैसे को डील करेगा। ये इसको पैसा देने जा रहा है, तो अब हमारा कोई रोल बनता है कि हम इसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, ठीक है, और इसको कुछ चीज़ों का पाबंद करें। सो स्टेट एक कानून बनाएगी जिसमें इसके हकूक को प्रोटेक्शन दी जाएगी, और इसको बताया जाएगा कि कारोबार किस तरह करना है और किस तरह आप इसको जवाबदेह हो रहेंगे, ठीक है। सो ये जो बिग बिजनेस, थर्ड लेवल ऑफ बिजनेस है, इसको फिर हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। अब इसमें प्लेयर्स कौन कौन होंगे? एक तो स्टेट होगी, और स्टेट अपना कोई इदारा बना देगी, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करेगा, जो रेगुलेट करेगा कि ये अपना काम ठीक कर रहे हो और इनके आगे अकाउंटेबल रहे, ठीक है। सो ये पाबंद करेगा, इन लोगों को रेगुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका इस इदारे का काम ये है कि ये जो इन्वेस्टर है, जनरल पब्लिक है, इनके हकूक महफूज रहे, और इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां या इनको कुछ ऐसी बाउंड्रीज डिफाइन कर दी है जिसके अंदर रहते हुए ये काम करेंगे। तो ये सारा काम किस तरीके से होगा? ये लॉ के जरिए होगा, कानून बनाया जाएगा। सो लॉ जो है पाकिस्तान में, वो सबसे जो समझे कि मदर ऑफ ऑल द लेजिस्लेशंस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान है, जिसमें बताया गया है कि कानून कैसे बनेंगे इस मुल्क में। और कानून बेसिकली बनाएगी पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी। पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं, एक नेशनल असेंबली, नंबर सेकंड इज सेनेट, एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। तो कोई भी कानून आपने पेश करना है तो उसको कागज पे लिखे, वो जो कानून कागज पे लिखा हुआ नेशनल असेंबली में आएगा, दैट इज कॉल्ड अ बिल। वो बिल नेशनल असेंबली से पास होकर सेनेट में जाएगा, सेनेट से क्लियर होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर जब प्रेसिडेंट भी ओके कर देगा, देन इट विल बी कॉल्ड
इट विल बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो कानून बन जाएगा। तो इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट बना हुआ है 2017, जो कि स्टेट ने एक कानून बनाया है। और वो कानून बनाया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो अपना पैसा लगा बैठे हैं, अपनी जमा पूंजी लगा बैठे हैं, उनके सारे हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ना। ये जो कानून होगा ये करेगा क्या? ये सबसे पहले तो आपको ये बताएगा, नंबर वन, कि आप ये सारा बिजनेस अगर बनाना है तो पहले जाके कोई डॉक्यूमेंट इशू करें, मेक अ डॉक्यूमेंट एंड टेल पब्लिक दैट व्हाट यू वांना डू। थोड़ा सा मैं स्लैंग लैंग्वेज लिख दिया। सो व्हाट यू वांना डू, आप करना क्या चाहते हो, ये ज़रा एक डॉक्यूमेंट बनाओ और बताओ कि गाड़ी का प्लांट लगाओगे, टेक्सटाइल लगाओगे, सीमेंट लगाओगे, क्या करोगे, कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी यू नीड, कितने पैसे से ये काम बना लोगे, ये बताओ उस डॉक्यूमेंट में। साथ में ये बताओ कि रिटर्न कितना दोगे, जो पैसा लगाएगा उसको कितना रिटर्न मिलेगा और कितने टाइम में ये रिटर्न वापस करोगे। कौन कौन लोग होंगे जिनके साथ तुम ये काम करोगे, विद होम, कितने लोग होंगे जो ये कारोबार चलाएंगे, विद होम, जरा ग्रुप ऑफ पीपल तो बता दो कौन लोग होंगे। सो ये और भी इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें जो इस डॉक्यूमेंट में होती हैं जो लॉ बताता है, ये डॉक्यूमेंट कहलाता है प्रोस्पेक्टस, जो आप इशू करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम कौन है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना रिटर्न आपको देंगे। और फिर जनरल पब्लिक ये कहती है कि हाँ ठीक है, हम आपको, अगर हम समझते हैं कि हाँ ठीक है आप ये काम कर सकते हो तो हम आपको पैसा देंगे, अगर पब्लिक इस चीज़ पे कन्विंस होगी तो। और पब्लिक को एक रिसीट इशू की जाएगी for the money they have given to the business, and that receipt is called share of company. अब जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जाएगी इस शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये जो शेयर हैं एक मार्केट से खरीदे जा सकते हैं जिसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, आसान अल्फाज में इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं ना। अब जिस वक्त आपने पैसा ले लिया तो फिर आप कारोबार को चलाओगे कैसे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आप किस तरह से फैसले किया करेंगे, हाउ विल यू मेक द डिसीजन। सो एक तरफ अब ऑनर होगा जिसने पैसा दिया, ऑनर कौन है, जो शेयर होल्डर है। और दूसरी तरफ कारोबार को चलाने वाला बिजनेसमैन, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट जो है इसको, ये मैनेजमेंट किन कुर्सियों पर बैठी हुई होगी, ये बैठी हुई होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयर पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली उस बिजनेस को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है, इसे मैनेज कर रहे होंगे, उसको एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। आगे फिर इन्होंने एम्प्लॉयज रखे होंगे जिसके ज़रिए ये अपना सारा काम जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास शेयर भी हैं तो फिर वो ऑनर भी है और मैनेजमेंट भी है। लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस देखता है, और ऑनर जो है वो उन जो ऑनर है वो इस डिसीजन, वो सुप्रीम डिसीजन मेकर होता है, सुप्रीम डिसीजन मेकर, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का वर्ड काफ़ी ब्रॉड है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में दो चीज़ें आती हैं, नंबर वन इज पॉलिसी मेकिंग
एंड नंबर सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन। इस कारोबार के लिए पॉलिसी मेकिंग वाला काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा और इसको इम्प्लीमेंटेशन वाला काम ये एम्प्लॉयज करेंगे। सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें मजीद, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये उस बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाता है। पॉलिसी से मुराद ये है कि हम अगर कोई लेट्स से कारोबार को चलाने के लिए हम कहते हैं जी कि हम कम से कम लेट्स से अगर आपने टेक्सटाइल बनानी है तो आप तो इसका मतलब आपकी आउटपुट जो होगी वो धागा होगी, यार्न होगा। तो आप किस क्वालिटी का कपास खरीदेंगे, तो ये एक पॉलिसी वो बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हम किस क्वालिटी का कपास कॉटन परचेज करेंगे जिससे हम धागा बनाया करेंगे। इसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा उसका एम्प्लॉय, जो भी जनरल मैनेजर प्रोडक्शन होगा आपका वो करेगा ना। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये पॉलिसी बनाएंगे भी और फिर उसको मॉनिटर भी करेंगे कि क्या हमारी पॉलिसी के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे। जो शेयर होल्डर सुप्रीम डिसीजन मेकर है इसके पास फिर सालाना जनरल मीटिंग्स में इसको बताया जाएगा कि हम ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जब बिजनेस में प्रॉफिट आएंगे तो वो इनको शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। बिजनेस का प्रॉफिट जब शेयर होल्डर को दिया जाता है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा ये खा जाते हों और इसको कम पैसा देते हों, तो इसलिए कंपनी लॉ जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी कुछ कानून देता है कि कौन कौन सी किताबें इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंटेन करनी होंगी, ताकि ये पता चल सके कि कारोबार का पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी यही बंदा आके कुछ घपला कर सकता है, तो इसलिए इसको ये जो सुप्रीम डिसीजन मेकर यानी शेयर होल्डर है इसको इख्तियार दिया जाता है कि आप ऑडिटर अपनी मर्जी से अपॉइंट कर लो और वो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर ये बताएगा कि ये बिजनेस के अफेयर्स को ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये जो ऑडिटर है ये अपनी रिपोर्ट किसकी खिदमत में पेश करेगा, ये अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को एड्रेस करेगा, सुप्रीम डिसीजन मेकर को एड्रेस करेगा। सो दैट्स द थियोरेटिकल आइडिया कि एक बिजनेस जो है वो किस तरह से रन होता है जिस वक्त आप पैसा किसी और का लगाते हैं और उसको यूज कोई और करता है, उसको बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कोई और करता है ना। अब हम जरा ये अपने सिलेबस के एरियाज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट जो एरिया है दैट इज इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स। किस तरह से कोई कंपनी बनाई जाएगी और शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे। मैनेजमेंट, सेकंड एरिया इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस बिजनेस को फिर किस तरह से मैनेज किया जाएगा और इसको एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाएगा। मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, कैसे इस कारोबार में मीटिंग्स होंगी डायरेक्टर्स की, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ये कैसे अपना काम करेंगे, तो ये कंपनी लॉ बताएगा। अकाउंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, कितने अरसे तक वो अकाउंट्स अपने पास संभाल के रखने हैं, डिविडेंड्स की पेमेंट के तरीकेकार क्या होंगे, और लास्ट वन इज वाइंडिंग अप। इन केस कंपनी अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली नहीं कर पाती और पैसा ज़ाया हो रहा है, तो अगेन कंपनी को वाइंड अप करने के लिए भी लॉ ने गाइडेंस दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कंपनी को वाइंड अप करते हुए कंपनी के एसेट्स औने पौने बेच दें अपने ही किसी अजीज रिश्तेदार को, और वो अजीज रिश्तेदार फिर उसको मार्केट वैल्यू पर बेच कर मुनाफा कमाए और आपको दे दे, किसको, डायरेक्टर को। तो बेसिकली ये सारे का सारा जितना भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना हुआ है कंपनी लॉ का, ये पाबंद करता है, ये बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडीज ऑफ द कंपनी, ये प्राइमरीली इनको उस चीज़ों का पाबंद करता है कि कि जिसके ज़रिए शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए और उसको मैक्सिमाइज भी किया जाए। जिसने पैसा दिया हुआ है उसकी वेल्थ को प्रोटेक्शन भी मिले और वो मैक्सिमाइज भी हो, वो कारोबार भी चले। सो ये दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द कंपनी लॉ। सो इन इन कमिंग सीरीज, इस प्लेलिस्ट में जो सीरीज आ रही होगी
उसमें हम इसी तरह एक एक करके स्टेप वाइज चलते जाएंगे और इस सब्जेक्ट को हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो अगर किसी एस्पेक्ट को आप समझते हैं कि मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।